हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो कल हम लोग राउल्ट के नियम का समझे थे, ठीक। और आज हम लोग राउल्ट के नियम का समीकरण समझेंगे, ठीक है। कि राउल्ट के नियम का समीकरण क्या था और वो किस तरीके से कार्य करता था, ठीक है। चलिए देखिए, राउल्ट के नियम का जो समीकरण दिया गया इसमें सबसे पहले बताया जाता है कि इसके जो अवयवी घटक है, इसे हमने कल आपको बताया था कि जब जैसे शुरू शुरू में ही राउल्ट का नियम तभी कार्य करने शुरू करेगा जब एक तरीके से विलेय और विलायक दोनों एक तरीके से क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। जब विलेय और विलायक दोनों एक ही में होंगे और एक ही तरीके से दोनों क्या करेंगे, कार्य करेंगे और वाष्पीकृत तो एक साथ ही होंगे, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले देखिए लिया गया है ना अवयवी घटक ए और बी का ए का आंशिक दाब, तो ये पी ए हो गया, ठीक है। बी का आंशिक दाब पीबी हो गया, ठीक है। तो इस समय पता चलता है कि जो प्रेशर लग रहा है, जो दाब लग रहा है, वो दोनों पार्टिकल पर, एक पीए पर और एक पीबी पर, दोनों पे लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसका मोल प्रभाज निकालेंगे। मोल प्रभाज हमने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है। तो मोल प्रभाज को हमने बताया था आपको किससे, क्षाई से व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले इसको मोल प्रभाज पहले एक का निकालेंगे, ठीक है। किसका, ए का। तो पहले ए का जब मोल प्रभाज निकला तो Na/A प्लस एनबी होगा, ठीक। तो यहाँ ये चीज जो बता रहा है Na/N प्लस एनबी, ठीक। ये पहले क्योंकि हमने शुरू में आपको बताया कि मोल प्रभाज तभी जिसका निकालना है और जो जितने पदार्थ दिए गए हैं उनके अनुसार जोड़ना पड़ेगा, तो उससे क्या करना है, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपका होगा ए का मोल प्रभाज। अवयवीय घटक बी का मोल प्रभाज इस तरीके से निकलेगा, मतलब ए का इस तरीके से और बी का इस तरीके से। यहाँ ए का जो दिया गया है Na और N का इसका क्या दिया गया है, NB। लेकिन दोनों को आपस में जो मोल दिए गए दोनों को आपस में क्या करना है, पदार्थ को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग उसके दूसरे वाले पदार्थ को क्या करेंगे, निकाल पाएंगे यहाँ पर। अब राउल्ट के नियम के अनुसार हम लोग देखेंगे इसको कि जो वहां का दाब है और जो उसका मोल प्रभाज है उसके क्या है, वो अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। या समानुपाती अनुक्रमानुपाती एक तरीके से। जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 1/, हाँ ये बटे में रहेगा, ठीक है। तो ये होगा व्युत्क्रमानुपाती, या आप इसको समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया दाब का अवयवीय घटक जो एक ए लिया गया है, ठीक है, उसके अनुपाती। तो यहाँ से आपका दाब निकल कर आ गया, ठीक है। जो पी ए दिया गया है ये किसके दाब, किसके है, पी मतलब झाई मोल, हाँ झाई ए के बराबर, यानी कि मोल प्रभाज ए के बराबर में दिया गया है। इसी तरीके से जब पीबी दिया गया अनुपाती के रूप में तो आपका पीबी निकल के झाई बी के रूप में ये बाहर आ गया, ठीक। अब इसका फिर बताया था कि जब कुल वाष्प दाब निकाला जाएगा, यानी दोनों का क्या निकाला जाएगा, वाष्प दाब निकाला जाएगा, तो P इक्वल टू पी ए प्लस पीबी हो जाएगा और यहाँ पर पी ए और पीबी की वैल्यू रख दी जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। ये डिग्री कहो या फिर इसको तरीके से इससे प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। इसी से चाहे इसको समझे प्रदर्शित करना है, ठीक है, चाहे इसको समझे डिग्री के रूप में इसको दिया गया, ठीक। अब ये हट जाएगा आगे चलकर, जैसे इसको हल करेंगे और जैसे हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कुल वाष्प दाब, और कुल वाष्प दाब यानी कि P इक्वल टू पी ए प्लस पीबी को जोड़ेंगे तो पी ए की वैल्यू जो आई है उसको यहाँ रखा गया और पीबी की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पे रखा गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आगे हम लोग। तो यहाँ पर अब आगे फिर क्या जाता है कि जो आपका मोल प्रभाज है, ठीक है, और वो अवयवी घटक के लिए, तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है कि मोल प्रभाज ए और मोल प्रभाज बी बराबर कितना होता है, ए। इसको जोड़ने पर ये हम लोग जानते हैं, मतलब ये हम लोग को शुरू में ही पता है कि जब दो अवयवी घटक को जोड़ा जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक के मतलब बराबर होता है वो, ठीक। तो यहाँ से अवयवी घटक ए को क्या कर दिया गया है, इसके बराबर में कर दिया गया, ठीक है। तो झाई इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस झाई बी, ठीक। अब समीकरण नंबर 3 में इसकी वैल्यू रखी गई है, किसमें, समीकरण नंबर 3। आप लोग देखिए उसमें समीकरण नंबर 3 में P इक्वल टू बी डिग्री ए झाई ए प्लस पी
बी डिग्री झाई बी दिया गया है, समीकरण नंबर 3। वहीं पे इसकी वैल्यू को क्या किया गया है, झाई ए की वैल्यू को रखा गया है, इससे इसको मल्टीप्लाई किया गया और पी इक्वल टू झाई बी पी ए माइनस पी बी प्लस पी डिग्री ए के रूप में ये आपका इक्वेशन, यही क्या है इनका समीकरण है, ध्यान रखिएगा। यही इनका क्या है समीकरण है, नोट कर लीजिए इसको। तो हम लोग शुरू करेंगे राउल्ट के नियम, हेनरी के नियम में विशेष स्थिति, ठीक है। तो अभी हम लोग समझे राउल्ट के नियम को सबसे पहले, ठीक। अब हम लोग समझेंगे राउल्ट और हेनरी के नियम की कुछ विशेष स्थितियां। तो अब विशेष स्थिति जानने के लिए हेनरी के नियम की भी हमें हेनरी का नियम जानना होगा, ठीक है। हेनरी भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विलयन के वाष्पदाब के रूप में ही क्या किया, चीजों को व्यक्त किया था, बताया था, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी समझेंगे अब हेनरी के नियम को, ठीक है। तो हेडिंग डालो पहले हेनरी का नियम। ठीक है, चलिए लिखिए इसको, लिखिए किसी द्रव में गैस, ठीक है। तो यहां बताया जाए किसी द्रव में गैस की विलेयता के द्रव के ऊपर गैस के आंशिक दाब के क्या होता है, ये समानुपाती होता है, ठीक है। ये हो गया हेनरी का नियम। अब इसी तरीके से राउल्ट के नियम को भी हम लोग समझे थे, लेकिन राउल्ट के नियम में हम लोग जो समझे थे, तो वहां पे विलेय और विलायक दोनों एक तरीके से क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, दोनों का वाष्पशीलता क्या होता था, समान तरीके से कार्य करता था। तो अब यहाँ सबसे पहले यही बताया जा रहा है कि जब कोई द्रव है, किसी द्रव में गैस की विलेयता द्रव के ऊपर, तो गैस की जो विलेयता होगी, ठीक है, जिस पर गैस क्या होने लगे, विलय होने लगे। तो अब सबसे पहले समझे कि गैस की विलेयता द्रव के, तो अब गैस है जो खुद ही उड़ रहा है, तो यानी ये जो गैस बन रहा है तरीके से किसकी विलेयता, यानी कि जो द्रव है उसी के लिए वेपोराइज जब होता है तभी गैस बनेगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये दिया तो गया पहले ही गैस की विलेयता, लेकिन इसमें होगा क्या कि पहले द्रव आएगा, जब द्रव को गर्म किया जाएगा तब वो क्या होगा, विलेयता की तरह वो गैस की तरीके से क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक। तो यहां दिया था कि ऊपर गैस के ऊपर, द्रव के ऊपर, फिर गैस के ऊपर गैस के आंशिक दाब से क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जो गैस नीचे वाली लेयर रहेगी, मतलब जैसे ये कोई पदार्थ है यहाँ पर जो गर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई पदार्थ गर्म होता जा रहा है, ये गर्म हो रहा है, तो ये धीरे धीरे कहाँ ऊपर की तरफ उठ रहा है, कोई पदार्थ है जो ऊपर की तरफ गर्म होकर उठ रहा है। तो पहला जो यहाँ पे दिया गया कि एक पहली लेयर बनेगी द्रव की, मतलब गैस की पहली लेयर बनेगी, इसी तरीके से इसके ऊपर भी गैस की लेयर बनती चली जाएगी, जो कि कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, ऐसे हो जाएगी। जब नीचे से गर्म होगा नीचे से, ठीक है, तो धीरे धीरे वो मतलब स्पीड होकर के धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा, और ऊपर जाता रहेगा तो वही चीज यहाँ जाएगी, गैस के ऊपर गैस का आंशिक दाब, ठीक है, जो गैस के ऊपर होगा गैस का क्या होगा, आंशिक दाब होगा, उसी के क्या होगा, ये समानुपाती होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये होगा आपका हेनरी का नियम। तो अब यहाँ पे हम लोग ये समझे कि राउल्ट के नियम, हेनरी के नियम की विशेष स्थिति क्या है। अब हम लोग यहाँ यही समझेंगे कि राउल्ट के नियम के और हेनरी के नियम की विशेष स्थिति क्या है। तो आप लोग राउल्ट के नियम को समझे और हेनरी के नियम को समझे, ठीक। हम लोग उनकी विशेष स्थिति को समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर उसकी विशेष स्थिति को जाने।
पहली स्थिति लिखिए कि द्रव का गैस pH झाई के रूप में भी होगा। ठीक, ये होगा इनके लिए। अब दूसरी स्थिति हम लोग देखेंगे, तब समझाएंगे। लिखिए दूसरी स्थिति कि राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम, राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम तो ये हो गया आपका हेनरी के नियम। ठीक है, इसका बताया गया कि द्रव का गैस में विलयन वाष्पशील अवयवीय घटक की गैसों के रूप में होता है। ठीक है, जैसे देखा जाएगा कि जो द्रव का गैस है और गैस में विलयन वाष्पशील, अब जो गैस जैसे कोई द्रव है, ठीक है, तो जब उसको गर्म किया जाता है तो बताया था गैस के रूप में होता है, और वो गैस अगर ऊपर से एक तरीके से ढक दिया जाए, ठीक है, तो वो भी किसमें विलयन के वाष्पशील अवयवी घटक के रूप में क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। ठीक, जैसे आपको पता है कि वो भी एक तरीके से विलयन के रूप में हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्त होता है गैस के रूप में, जो हमें प्राप्त होता है, वो हेनरी के नियम के पीच फोल्डर की प्रेशर के, और ये चीज आपका हेनरी के नियम से भी कहा गया है, व्यक्त करा गया था। ठीक, अब आगे फिर एक चीज हम समझा हम लोग कि जब कहीं पर ये चीज बता था कि जब हेनरी के नियम तरीके से व्यक्त किया जाता है, यानी वहां एक चीज बता कि जो वाष्पशील घटक जो आपका कहा है वाष्पशील घटक है, ठीक है, वो गैसों के रूप में अगर देखा जाए तो आंशिक दाब के तरीके से, मतलब एक जो दाब लगाता है आंशिक दाब, यानी कि जो कि प्रेशर के रूप में रहा करता है। ठीक, तो जो आंशिक दाब लगाता है, ठीक है, वो मोल अंश के किसके, मोल अंश के समानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, मोल अंश का क्या होता है, समानुपाती होता है, इसी में हेनरी के नियम के रूप में। ठीक, अब आगे फिर दिया गया है कि राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम की तुलना करें तो केवल समानुपातिक स्थिरांक में भिन्नता होती है। समानुपातिक किसमें, स्थिरांक में ही भिन्नता होती है। जैसे कि क्या स्थिरांक में भिन्नता होती है, जैसे हेनरी के नियम में KH और वो हेनरी, हाँ, राउल्ट के नियम में PI के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये समानुपातिक भिन्नता होती है। इससे समानुपाती में यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया हेनरी के, और जब हम लोग राउल्ट का पढ़े तो वहां पे हमने देखा था PA PB इस तरीके से लिखा गया था। तो यही समस्या यहाँ पर, यही भिन्नता क्या होती है इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये राउल्ट के नियम में और हेनरी के नियम में, ठीक, ये चीजें होती है, समानुपातिक भिन्नता पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विशेष स्थिति के बारे में, किसके किसके, राउल्ट और हेनरी की जो विशेष स्थिति थी, ये हो गई आपकी किसके, उसकी विशेष स्थिति के बारे में। ठीक है, अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, और जो चीजें न समझ में उसको बताइए, हम फिर से बता दें। ठीक, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.